Hello students. In the previous video, we have discussed about J.J. Thomson atomic model और क्या ड्रॉबैक थे थॉमसन मॉडल के. आफ्टर दैट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किए एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपना एक खुद का एटॉमिक मॉडल फॉरवर्ड किया जिसको कहा गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. बाद में जाके उसमें भी कुछ ड्रॉबैक क्रिटिसाइज किए गए, निकाले गए, जिनको कहा गया ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो ये सारी बातें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वन इज इंपैक्ट पैरामीटर एंड सेकंड इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम में दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं. तो लेट्स सी द टू टर्म. इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर. तो लेट्स सी क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर. तो पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो देखिए उसमें क्या बात थी. देखिए हमारे पास कुछ अल्फा पार्टिकल थे जिनको बम्बारमेंट किया गया था, ठीक है ना. ये हमारा एटम और इस एटम के अंदर इनसाइड द एटम ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है. एंड ये हमारा एटम और एटम के अंदर ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस. एटम का रेडियस क्या बताया था हमने पिछले वीडियो में 10 टू द पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर -14 मीटर. ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए. 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. जिनके आंसर है एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर -14 मीटर. ये आपके टिप्स होना चाहिए, ठीक है. चलिए, तो ये हमारा एटम और ये हमारा न्यूक्लियस. उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट किया था, ठीक है. ही मेड द बम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो वहां हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आए थे. जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है उनको मालूम है कि जब रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करी थी तो वहां 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आए थे. एक ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस की स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं. कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो न्यूक्लियस की बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाते हैं और मतलब उसको फिर क्या होते हैं, ऐसे वापस आ जाते हैं अपनी पहले वाली डायरेक्शन में. क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं. रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जो बिल्कुल जिस रास्ते से जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे कि जिस रास्ते से गए और उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं. ये जो डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन को नाम दिया गया सेंट्रल लाइन. इसको प्यारे बच्चों क्या नाम दिया गया, सेंट्रल लाइन. तो क्या होती है सेंट्रल लाइन, वो डायरेक्शन जिसमें अल्फा पार्टिकल चलते हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे गए और वापस आ जाते हैं. ये बात समझ आ गई. दूसरी बात रदरफोर्ड ने जो कही थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो चलते हैं, सीधे चलते जा रहे हैं,
लेकिन एक खास पॉइंट के बाद वे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल चलते हैं, सीधे चलते हैं और एक खास पॉइंट पर आकर वे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जिस पॉइंट पर, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल सीधे चलते हैं और एक पॉइंट पर आकर वे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो अगर ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गए तो इंपैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करना क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक तो आपने क्या समझा, सेंट्रल लाइन, वो डायरेक्शन जिसमें अल्फा पार्टिकल चलते हैं और रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल वापस आ जाते हैं। डिफ्लेक्ट नहीं होते, रिफ्लेक्ट होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं डिफ्लेक्ट बैक, डिफ्लेक्ट बैक। और यहां कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो केवल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, सीधे गए और एक पॉइंट पर आकर दाएं बाएं निकल जाते हैं। तो जो ये सेंट्रल लाइन है और ये जो पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। देखिए, अगर आपको नोमेनक्लेचर पता चल जाए तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है। अब देखिए, बी क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिस्टेंस। ये कैसे, क्या है, एक डिस्टेंस है किसके बीच, सेंट्रल लाइन एंड द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। सीधी सी बात। तो क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो इट इज द डिस्टेंस, और हम ये लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन एंड द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन? एंड द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। सीधी सी डेफिनेशन। तो एक बार अगर आपको नोमेनक्लेचर पता चल जाए तो डिफाइन करना बहुत इजी है इस चीज को। 1 मार्क्स में आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। इंपैक्ट पैरामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई, जेड ई। इस चीज को याद रखेंगे, जेड ई स्क्वायर cot थीटा बाय 2, cot z स्क्वायर cot थीटा बाय 2 अपॉन हाफ m v स्क्वायर। देख लीजिए, यह है इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। अब इसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं सबका मीनिंग बता देते हैं। ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर का प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो गया। तो जरा समझिए 1 बाय 1। बी को तो हम क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप सभी जानते हैं, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। z क्या है?
Z है एटॉमिक नंबर किसका, ये जो आपने एटम लिया है, ठीक है, ये जो आपने एटम लिया है इसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ठीक है। ई के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। चलिए m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी। देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है जब ये चलते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी, इस अल्फा पार्टिकल की है इसकी जो क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो चुका है। आप कहेंगे सर डिफ्लेक्ट तो ये हुआ है, समझिए ये डिफ्लेक्ट बैक हुआ है, डिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में आया है। लेकिन इंपैक्ट पैरामीटर किसका होता है, समझिए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट किया था तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन उनको मिले थे। एक ऑब्जर्वेशन तो ऐसा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए थे, 3 ऑब्जर्वेशन मिले थे प्यारे बच्चों रदरफोर्ड को। पहला ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सीधे निकल गए थे, तो इनके लिए डिफ्लेक्शन क्या था, 0। ऐसे अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सीधे निकल गए थे उनके लिए डिफ्लेक्शन क्या था, 0। ओके, इसके बारे में ये डिफ्लेक्ट हुआ था लेकिन बैक, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। और इसके बारे में ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे लेकिन वापस नहीं आए थे, थोड़ा सा दाएं बाएं निकल गए थे। तो तीनों में डिफरेंस समझ आ गया। इसके लिए डिफ्लेक्शन 0, ये बिल्कुल सीधा चला गया था। इसके लिए डिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल वापस आ गया था, और ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया था। तो मान लीजिए ये जो अल्फा पार्टिकल है इसको जाना था बिल्कुल सीधे जाना था, लेकिन अगर देखे तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए, जब ये डिफ्लेक्ट हुआ हमें लगा ये सीधा जाता, लेकिन ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट, तो इसने कुछ ना कुछ क्या बनाया होगा, एंगल बनाया होगा। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ये जो अल्फा पार्टिकल है डिफ्लेक्ट हुआ, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा एंगल से। तो ये जो थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई। और v क्या होगी, v इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो क्या ये बातें समझ में आ गई। जब रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट किया तो उनको 3 ऑब्जर्वेशन मिले। पहला ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए, बिल्कुल पेनिट्रेट कर गए, आर पार निकल गए। बात समझ आ गई। तो ये जो अल्फा पार्टिकल हैं इनके लिए डिफ्लेक्शन क्या है, 0। इनके लिए डिफ्लेक्शन क्या है, ये जो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सीधे निकल गए इनके लिए तो डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। क्या ये बात समझ आ गई। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल जैसे गए और वैसे वापस आ गए। बता सकते हो इसके लिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, सोच के बताओ। ये अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट बैक। ये अल्फा पार्टिकल देखो क्या हुए, सीधे गए और बिल्कुल वापस आ गए, तो ये क्या हुए, डिफ्लेक्ट बैक। क्या ये बात समझ आ गई। इसके लिए थीटा बता सकते हो, इस वाले के लिए, इसके लिए थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान देना, इस अल्फा पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, थीटा। देखो शुरू में कैसे गया, इसके लिए देखो जाते वक्त इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये, और आते वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। जाते वक्त ये डायरेक्शन देखिए, इस अल्फा पार्टिकल के लिए देखिए, जाते वक्त ये डायरेक्शन और आते वक्त ये डायरेक्शन, तो
इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है वे कौन से अल्फा पार्टिकल होते हैं। ध्यान देना बेटा, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे कौन से अल्फा पार्टिकल हैं जिनके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 होता है। किन अल्फा पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा 180 डिग्री। तो आप कहेंगे द अल्फा पार्टिकल विच मूव ऑन सेंट्रल लाइन। समझो बात अभी, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है कि किस अल्फा पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री होगा। तो वे अल्फा पार्टिकल जो कहां चलते हैं सेंट्रल लाइन पे, ऐसे गए और 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गए। इस अल्फा पार्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन क्या है 0, ये तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होता। तो अगर ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होता तो इसके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी थीटा, ये तो हमने बता दिया। तो इसके लिए थीटा कितना होगा 0 डिग्री। इसके लिए इन अल्फा पार्टिकल के लिए थीटा क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये तो क्या होता है डिफ्लेक्ट ही नहीं होता, ये तो बिल्कुल सीधा चला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इन अल्फा पार्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन 0, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते हैं और ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं ये डिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये अल्फा पार्टिकल ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं लेकिन डिफ्लेक्ट बैक नहीं होते, केवल क्या होता है डिफ्लेक्ट होते हैं। कितने एंगल से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 60, कुछ इस तरह से 0 और 180 के बीच में। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से ज्यादा और 180 से कम। ये जो थीटा है, ठीक है ना, थीटा, ये जो थीटा है ये 180 डिग्री से तो क्या रहेगा कम रहेगा और 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा। तो बहुत ही प्यारे बच्चे ध्यान से समझ लीजिए एक एक बात। रदरफोर्ड ने एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट किया और 3 ऑब्जर्वेशन उनको मिलते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ऐसे उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, ज्यादातर 98%। तो क्या ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं, डिफ्लेक्शन क्या हुआ 0, या आप ये कह सकते हैं इनके लिए नो डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन तो ही नहीं करते, तो जब इनमें डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0। कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं, तो उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं सेंट्रल लाइन। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल ने क्या किया डिफ्लेक्ट बैक किया। शब्दों पे ध्यान देना, ऐसे अल्फा पार्टिकल ने क्या करा डिफ्लेक्ट बैक, तो इनके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे जाते हैं और ना तो बिल्कुल सीधे निकलते हैं ना बिल्कुल वापस आते हैं, दाएं बाएं निकल जाते हैं। बात समझ आ गई। तो उनके लिए थीटा क्या होगा 180 से कम और 0 से ज्यादा। तो ये पार्टिकल, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल थे, समझे बात आ गई, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल थे इनके पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन से और सेंट्रल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या ये बात समझ में आ गई। इंपैक्ट पैरामीटर केवल इन अल्फा पार्टिकल के लिए होगा, इन दोनों के लिए नहीं होगा। इज दैट क्लियर। बात समझ आ गई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वे अल्फा पार्टिकल जिनके लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 डिग्री है उनके लिए इंपैक्ट पैरामीटर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द impact parameter for
alpha particle having angle of deflection 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर बताइए जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है 180 डिग्री। तो जरा बताइए इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? सेंट्रल लाइन और पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा? सेंट्रल लाइन पर ही तो डिफ्लेक्ट करेगा। देखिए यही सेंट्रल लाइन है और ये वाले अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं उनके लिए डिफ्लेक्शन पॉइंट यही तो होगा। ऐसे गए और ऐसे इस पॉइंट पर 180 डिग्री घूम जाते हैं। तो ये पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है? सेंट्रल लाइन पर। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बस सेंट्रल लाइन पे जितने भी पॉइंट है उनके लिए सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। तो चाहे तो डायरेक्ट याद कर लीजिए और न्यूमेरिकल वाइज भी हम आप इसको समझा सकते हैं। कैसे? देख लीजिए आंसर। b का फॉर्मूला क्या है? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन ZE² कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 अपॉन हाफ mv²। थीटा 180 बाय 2 यानी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और cot 90 क्या होता है? 0। 2 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot 90 डिग्री अपॉन हाफ mv² और cot 90 क्या होता है? 0। तो वैसे भी आ गया। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आ चुका है 2-3 बार, तो चाहे आप इसको फॉर्मूले वाइज सॉल्व करें और चाहे आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। इन अल्फा पार्टिकल के लिए जो डिफ्लेक्ट बैक होते हैं 180 डिग्री पे, इनके लिए b की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इन अल्फा पार्टिकल के लिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है प्यारे बच्चों? 0। कई बार इनके लिए भी पूछ लेता है जिनके लिए थीटा क्या होता है? 0। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। फाइंड द इंपैक्ट पैरामीटर फॉर अल्फा पार्टिकल हैविंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, वन पार्ट 80 डिग्री और सेकंड पार्ट 0 डिग्री। दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया फॉर द फर्स्ट पार्ट 180 डिग्री के लिए। सेकंड पार्ट के लिए हम आंसर यहां सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट थीटा अगर कितना हो? 0 डिग्री के लिए इनके लिए इंपैक्ट पैरामीटर निकालेंगे। तो वही हमारा फॉर्मूला b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot, इस बार थीटा कितना दे दिया? थीटा की वैल्यू अब कितनी है? 0 डिग्री बाय 2 अपॉन हाफ mv²। तो प्यारे बच्चों 0/2 0 ही होगा। हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot 0 डिग्री अपॉन हाफ mv² और cot 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इन अल्फा पार्टिकल के लिए b की जो वैल्यू है वो क्या होगी? इनफाइनाइट। तो इसमें मैं आपको बता दूं इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, जितना भी आपको बता देगा यही इतने ही क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपैक्ट पैरामीटर।